हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट को। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन निकलता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के हेल्प से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट रिएजेंट रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, वो हमने देखा था। तो पिछले लेक्चर में एक छोटा सा एरर रह गया था, उसको हम सही कर देते हैं। पहले जो लास्ट ग्रिड हमने बनाया था पिछले लेक्चर में, उसमें नीचे वाला जो दो रो था, ये दोनों रो, इसमें जो 22.4 लिखा हुआ था ये एक्चुअली ऊपर वाले में होगा 1/3 इंटू 100 इंटू 22.4, नीचे वाले में सिंपली 28/3 होगा। ये गलती हो गया था, ठीक है। तो ये था पिछला लेक्चर का एरर। अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। बट लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने से पहले एक अच्छा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर पे बेस्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट, और आज बस लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ के छोड़ देंगे, इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हम पहले से लिखे हुए हैं। रिएक्शन है Cl2 प्लस 2NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। यहां जो भी NaClO बना है वो सारा NaClO इस तरह से टूट जाता है NaCl और NaClO3 में, और यहां जितना भी NaClO3 बना है ये फाइनली टूट जाता है NaClO4 एंड NaCl में, ठीक है। ये रिएक्शन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ Cl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर X मोल ऑफ NaClO4 बाई एबव सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसका मोल दिया हुआ है, कितना मोल? X मोल। ये X मोल बनता है, या इसके X मोल प्रिपेयर करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए, यही क्वेश्चन है। इसका X मोल प्रिपेयर करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए। ये X का वैल्यू भी दिया रह सकता है 10 मोल, 5 मोल, या मोल में ना देके ये मास में भी दिया रह सकता है। तो चलो पहले मोल्स में ही लिखते हैं। इसका X मोल बनाना है तो इसका कितना मोल चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाता है। हालांकि अभी के केस में रिएक्शन बैलेंस करके दिया गया है, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे कैसे तुम बोल पाओगे कि इसका 4 मोल से इसका 3 मोल बनता है, इसका 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है अगर एक के मोल के हेल्प से दूसरे का मोल निकालना है तो, ठीक है। जैसे इसके मोल के हेल्प से इसका मोल निकालना है, या इसके मोल के हेल्प से इसका मोल निकालना है, या इसके मोल के हेल्प से इसका मोल निकालना है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे कि इसका 4 मोल से इसका 3 मोल बनेगा, ठीक है। तो बिना बैलेंस किए रिएक्शन एक के मोल के हेल्प से दूसरे का मोल नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। हालांकि इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन बैलेंस करके दे दिया गया है। देखो कई तरह से इसको सोचा जा सकता है। जो मेथड 1 है, जो पहला तरीका हम सोच रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका X मोल बनाने के लिए इसका बाई मोल चाहिए। ये X का वैल्यू दिया रहेगा 10 मोल, 5 मोल, 6 मोल, इस तरह से कुछ। हम मान लेते हैं कि इसका X मोल प्रिपेयर्ड होने के लिए इसका बाई मोल चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका बाई मोल चाहिए, ध्यान देना, इसका बाई मोल चाहिए, बाई मोल अगर इसका लें तो इसका X मोल बन जाएगा, ऐसा हम मान ले रहे हैं। अगर इसका बाई मोल चाहिए तो इसका बाई मोल से इसका कितना मोल बनेगा? बाई मोल बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अब चूंकि इसका बाई मोल बना है तो ये बाई मोल ही ना आगे बढ़ेगा, क्योंकि NaClO है, यहां भी यही NaClO ना आगे बढ़ा है। तो यहां जब चूंकि बाई मोल बना है और यही आगे बढ़ा है तो यहां भी NaClO का कितना मोल रहा होगा? बाई मोल ही रहा होगा, क्योंकि यही वाला चीज तो आगे बढ़ा है। तो चूंकि इसका बाई मोल रहा है, अब बताओ इससे ये बनेगा और ये फाइनली ये देखो ये बनेगा और यही चीज आगे बढ़ा है, ठीक है।
तो अब बताओ इसका बाई मोल से इसका कितना मोल बनेगा। चूंकि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका 1/3 मोल बनेगा, और चूंकि इसका बाई मोल है तो इसका 1/3 इंटू बाई मोल बनेगा। यूनिटरी मेथड, सिंपल। अब चूंकि NaClO3 का बाई/3 मोल बना है, मतलब यही NaClO3 तो आगे टूटा है। देखो यही NaClO3 आगे टूटा है, मतलब इसका कितना मोल रहा होगा, बाई/3। ऑफ कोर्स 1/3 इंटू बाई, तो बाई/3 ही हुआ। अब चूंकि यही आगे बढ़ा है, अब देखो इसका 4 मोल से इसका 3 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, 4/3 मोल बनेगा। गलत लिख दिया क्या, इसका 4 मोल से इसका 3 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से 3/4 मोल बनेगा। सॉरी, 3/4 मोल बनेगा, 3/4 मोल बनेगा, 3/4 मोल बनेगा। तो इसका बाई/3 मोल है, तो इसका कितना मोल बनेगा, 3/4 इंटू बाई/3। यूनिटरी मेथड है ना। अब NaClO, देखो Cl2 का अगर बाई मोल लिए हैं तो NaClO का बाई मोल बना है, NaClO का बाई मोल से NaClO3 का बाई/3 मोल बना है, NaClO3 के बाई/3 मोल से NaClO4 का 3/4 इंटू बाई/3 मोल बना है। और हम ये मान के चल रहे थे कि इसका अगर बाई मोल लेंगे तो इसका x मोल बन जाएगा, इसका बाई मोल लिए तो इसका इतना मोल बना, पक्का ये किसके बराबर रहा होगा, x के बराबर रहा होगा। तो इसको कर देते हैं x के बराबर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था, बाई कैलकुलेट करना था इन द टर्म्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन में x ही लिखा था तो x के टर्म में ही निकालेंगे। यहां से बाई निकाल लो तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू हो गया 4x। इसका मतलब यह हुआ कि अगर NaClO4 का x मोल बनाना है तो हमें Cl2 का कितना मोल लेना पड़ेगा, 4x मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, मेथड 2। तुम यहीं से रिवर्स चलो, देखो अब इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा जो बाई लिखे हैं, क्योंकि मेथड 2 में तो इसको मिटाना पड़ेगा ना। देखो ध्यान देना, अगर इसका x मोल है तो इसका कितना मोल रहा होगा, इसका 3 मोल से, सॉरी इसका 3 मोल इसके 4 मोल से बनता है, तो इसका 1 मोल इसका 4/3 मोल से बनेगा, 4/3 मोल से। तो इसका x मोल इसके कितने मोल से बना होगा, 4/3 इंटू x। अब जरा ध्यान देना, NaClO3 का कितना मोल रहा होगा, 4/3 इंटू x मोल रहा होगा, तब इसका x मोल बना है। और यही NaClO3 इस रिएक्शन में बना है, मतलब यहां पे जो NaClO3 है 4/3 इंटू x मोल है। अब देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से बनता है, तो इसका इतना मोल इसके कितना मोल से बना होगा, 4/3 इंटू x इंटू 3 मोल से बना होगा। अब NaClO यहां जो भी आया है यहां से आया है, तो यहां भी क्या रहा होगा, NaClO 4/3 इंटू x इंटू 3। अब इसका 1 मोल इसका 1 मोल से बनता है, और इसका इतना मोल है, मतलब इसका कितना मोल रहा होगा, सेम 4/3 इंटू x इंटू 3। देखो कितना मोल आ गया Cl2 का, Cl2 का मोल कितना आ गया, मोल ऑफ Cl2 कितना आ गया, 4x मोल हो गया, है ना। अब जरा इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम समझें तो देखो क्या हुआ है, ये इस एक्सप्रेशन को देखो क्या है, x इंटू 4/3 -
x इंटू 4 इंटू 1/3 इंटू 3, यही है ये एक्चुअली x 4 इंटू 1/3 इंटू x इंटू 3। देखो क्या हुआ है, x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 4 से, x को मल्टीप्लाई कर दिया गया है 4 से और 3 से डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि इतना सोचने का जरूरत नहीं है, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेकार का, बस इसी तरह से बना लो और क्या। अब जरा गौर करो, एक तरीका और हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? देखो थर्ड तरीका हम बताते हैं तुमको, ये सब हटाना पड़ेगा फिर तो। देखो तुम क्या कर लो, इस रिएक्शन को 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो इस रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 1/3। सिमिलरली इस रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है। अब जरा गौर करो, मतलब सिंपली इधर वाले को हम 1 1 1 कर लिए हैं, कर सकते हैं ना इसको, किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हैं। इससे फायदा देखो इतना करने की जरूरत नहीं, जो पहले हमने बताया उसी से सब कुछ हो जाता है, बट फिर भी चलो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब जरा देखो, इसका अगर 3/4 मोल है तो इसका कितना मोल चाहिए, x मोल चाहिए, इसका 1 मोल चाहिए। हमने गलती किया है, रुको थोड़ा सा हमको करेक्ट करने दो। क्या था ये 3 था और ये 1/4 था और ये क्या था, ये 4 था, ये 4 था, ये क्या था 3 था, ये 3 था, ये क्या था। हालांकि इस मेथड से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ये 2 था और ये क्या था, ये 1 था, ये 1 था। देखो हम क्या कर रहे थे ना, इसको डिवाइड कर लो 3 से ताकि ये 1 हो जाए बस। तो अगर जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 4/3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है, फिर हाँ ठीक है, बस इसको डिवाइड कर लो 3 से। अब देखो चीजें आसान हो जाएगा। इसका 1 मोल से इसका 4/3 मोल, सॉरी इसका 1 मोल इसके 4/3 मोल से बनता है। इसका मतलब इसका x मोल इसके कितना मोल से बना होगा 4/3 इंटू x। ये मोल आया NaClO3 का, मतलब NaClO3 का, और NaClO3 का 1 मोल इसके 3 मोल से बनता है, मतलब इसका मोल कितना रहा होगा दिस इंटू 3। ये इसका मोल आया, इसका मोल आया, मतलब इसका मोल आया, और इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बनता है। इसका मतलब इसका इतना मोल है तो इसका इतना ही मोल रहा होगा, आ गया 4x मोल, 4x मोल। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते, मिला जुला कर तीनों मेथड एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अब जरा गौर करना, कई बार तुमको क्या रहेगा कि ये मोल में नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा बाय द वे ये 100 ग्राम है। तो बताओ इसका कितना ग्राम रहा होगा, मतलब इसके 100 ग्राम को बनाने के लिए इसका कितना ग्राम रिक्वायर्ड रहा होगा। तो अब देखो जब इसका 100 ग्राम है तो तुम ये सोचोगे कि इसका 1 ग्राम, सॉरी इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 था और यहाँ पे क्या था 3 था, बैलेंस तो अभी भी था लेकिन पहले वाला क्वेश्चन वाला फॉर्मेट में लिख लेते हैं ये।
अब तुम ये सोचोगे कि इसका 3 ग्राम इसके 4 ग्राम से बनता है, तो गलत सोच रहे हो। इसका 3 ग्राम इसके 4 ग्राम से नहीं बनता है, इसका 3 मोल इसके 4 मोल से बनता है। तुमको यहां से यहां पहुंचना है, तुम ग्राम के हेल्प से नहीं पहुंच सकते, तुम पहुंचोगे मोल के हेल्प से। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। तो इसका मोल अगर हम निकालेंगे, मोल ऑफ NaClO4, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaClO4। ये तुम निकाल लोगे मोलर मास, इतना मोल हो गया, है ना। अब इसका मोल दिया है, इसका मोल पता, सॉरी इसका ग्राम दिया था, इसका मोल पता चल गया। अब इसका 3 मोल इसके 4 मोल से बनता है, मतलब इसका 1 मोल इसका 4/3 मोल से बनेगा। तो इसका कितना मोल होगा, 4/3 इंटू 100 बाई मोलिकुलर मास ऑफ NaClO4। इसका मोल्स पता चल गया, इसका मोल्स पता चल गया, मतलब इसका मोल्स पता चल गया, मतलब इसका मोल पता चल गया। कैसे, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से बनता है, तो यहां पे फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया, और ये सब यहां से आया था, इसका मोल आ गया और इसका मोल आ गया। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से बनता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, इसका मोल पता चल गया, इसका मोल पता चल गया। अब इसका मोल अगर नहीं पूछा जाके इसका मास पूछा जाता कि इसका कितना मास हमें लेना होगा ताकि इसका 100 ग्राम बनेगा, तो ये जो आया है इसका मोल्स आया है, इसका मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास ऑफ Cl2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, मतलब NaClO4 का मास दिया रहे और इसका मास पूछा जाए तो इस तरह से कर लेंगे। NaClO4 का मास दिया रहा है, इसका मोल्स पूछा जाए तो इतना ही मोल्स होगा, है ना। ठीक है, तो ये था इस तरह से सीक्वेंस के फॉर्म में रिएक्शन दिया रहे तो कैसे, एक का मोल्स पता रहेगा तो दूसरा का मोल्स निकालेंगे, एक का मास पता रहेगा तो दूसरा का मास निकालेंगे, एक का मोल्स पता रहेगा तो दूसरा का मास निकालेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl2, नहीं यहां पे लिखा रह सकता था NaOH, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर X मोल ऑफ NaClO4 बाई अबव सीक्वेंशियल रिएक्शन। चलो इसको भी हम करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखो इसका बाय द वे X मोल बनता है, या देखो अब वैल्यू लेके देखते हैं, इसका X मोल नहीं, इसका हम लिखते हैं 100 मोल बनता है या 40 मोल बनता है, इसका 40 मोल बनता है। तो तुम्हें बताना है इसका मोल कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका कितना मोल चाहिए ताकि इसका 40 मोल बन जाए, बाकी सब सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब Cl2 वगैरह सफिशिएंट अमाउंट में है। तो बड़ा सिंपल है, इसका 3 मोल को बनने के लिए इसका 4 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल को बनने के लिए इसका 3 मोल को बनने के लिए इसका 4 मोल चाहिए। न्यूट्री मेथड लिखो ना, 3 मोल ऑफ NaClO4 रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ NaClO3। इसीलिए hence 1 मोल ऑफ ClO4 required 4/3 मोल ऑफ NaClO3। अगर यहां पे 40 मोल NaClO4 बनाना है तो 4/3 इंटू 40 हो जाएगा सिंपली, तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे थे। इसका कितना मोल हो जाएगा, 4/3 इंटू 40, 4/3 इंटू 40 मोल। अब इसका जितना मोल होगा, ये NaClO3 आया तो यहीं से है, तो इसका कितना मोल होगा, 4/3 इंटू 40। इसका 1 मोल बनता है इसके 3 मोल से, मतलब इसका कितना मोल रहा होगा, इसका 3 टाइम्स ये रहा होगा, 4/3 इंटू 40 इंटू 3। तुम चाहो तो यहाँ यूनिटी मेथड भी लगा सकते हो इस तरह से। इसका मोल पता चल गया तो इसका मोल तो वही रहेगा क्योंकि यही चीज आगे बढ़ा है। इसका मोल कितना हो गया, 3 इंटू 4/3 इंटू 40। अब मेरे को बताओ, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका मतलब इसका मोल इसके मोल से, इसका जितना भी मोल बनेगा उसका डबल होगा इसका मोल। इसका मोल है दिस, तो इसका मोल क्या हो जाएगा, इसका डबल। ये दोनों काट दो
तो 4 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 40 इंटू 2, ये मोल हो गया NaOH का। मास अगर पूछा जाता है इसका तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोल्स पूछा जाता तो इसका एक मोल से इसका एक मोल, इसका एक मोल से इसका एक मोल बनता है, मतलब इसका जितना मोल रहा होगा उतना ही मोल इसका रह जाता। इसका जब पूछा जाएगा तब डबल करेंगे। समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम देख चुके। अब हम बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के तरफ। लिमिटिंग रिएजेंट के तरफ इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ये पूछा जाएगा नीट में, एडवांस में, ओलंपियाड में पूछा जाने का चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में? सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। बिना बैलेंस किए रिएक्शन को नहीं आगे बढ़ सकते। हालांकि आगे एक तरीका बताएंगे जिस मेथड से बिना रिएक्शन को बैलेंस किए तुम आगे बढ़ सकते हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मेथड, बट वो अभी नहीं पढ़ाए हम। देखो, बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के तरफ। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। देखो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। एक रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये होता है गैस, ये होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड। लिखने का जरूरत नहीं है ये। अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ मैग्नीशियम का अगर हम 10 मोल लेते हैं, मैग्नीशियम का 10 मोल लेते हैं तो MgO का कितना मोल बनेगा? तो तुम बोलोगे इसमें कौन सी बात हुई सर, मैग्नीशियम का 10 मोल लिए हो ना, तो मैग्नीशियम का 2 मोल से MgO का 2 मोल बनता है, तो मैग्नीशियम के 10 मोल से MgO का 10 मोल बनेगा। और क्या यही बोलोगे? अगर हम तुमसे पूछते हैं कि ऑक्सीजन का 10 मोल है, ऑक्सीजन का 10 मोल है, तो MgO का कितना मोल बनेगा? तो तुम बोलोगे इसमें कौन सा बात है सर, ऑक्सीजन का 10 मोल बोले हो और यहाँ ऑक्सीजन के 1 मोल से MgO का 2 मोल बनता है, मतलब ऑक्सीजन का 10 मोल है तो MgO का 20 मोल बनेगा। सिंपल। यही ना? लेकिन जरा सोचो, जब हम बोल रहे हैं कि Mg का 10 मोल है तो MgO का कितना मोल बनेगा, तो तुम सोच रहे हो कि 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है तो 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा। सिंपल। लेकिन जरा सोचो, क्या इसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा? क्या हम बोल दिए कि इसका 10 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा? तुम केवल देख लिए इस कोएफिशिएंट को, क्या पता ऑक्सीजन रहे ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या ये अकेले बना देगा ये, या ऑक्सीजन बहुत कम रहे और तुम इसका 10 मोल का 10 मोल को इसमें कन्वर्ट कर दे रहे। हो सकता है ऑक्सीजन इतना कम रहे कि इसका कुछ मोल बचा ही रह जाए। हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका 10 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा, तो हम लोग ये अंडरस्टूड मान लेते हैं कि इसका अमाउंट सफिशिएंट है, मतलब ये कम पड़ने वाला नहीं है। जब हमसे ये पूछा जाता है कि इसका 10 मोल है, इसका कितना मोल बनेगा, तो उस समय हम ये मान लेते हैं कि इसका अमाउंट सफिशिएंट है, ये कम पड़ने वाला नहीं है। तब ये आंसर हमारा सही है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका लिए हम 10 मोल, इसका लिए 10 मोल और इसका लिए 2 मोल, इसका लिए 2 मोल। अब बताओ इसका कितना मोल बनेगा? एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताओ जरा, एक सिंपल सा चीज हम तुमको समझाते हैं।
और या रुको 1 मिनट टाइम लो। देखो इसका 10 मोल है ना, इसका 2 मोल है, इसका कितना मोल बनेगा ये हम पूछ रहे हैं। इसका 10 मोल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक बबल इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। बाय द वे इसका 2 मोल है तो इसका हर एक स्क्वायर इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब तुम बताओ, तो इसका 2 मोल है तो 2 स्क्वायर बना दिया, इसका 10 मोल है, या बबल ही बनाओ ना, हटाओ ना, स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। इसका हर एक बबल इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 मोल है तो 2 बबल। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, देखो इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 2 मोल बनाएगा। इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट किया और इसका कितना मोल बनाएगा, 1 मोल बनाएगा, सॉरी 2 मोल बनाएगा। फिर से इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट किया और इसका कितना मोल फिर से बना देगा, 2 मोल। देखो फिर से इसका 2 मोल इसके जा खत्म हो गया, तो क्या अब इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो खत्म हो गया है ही नहीं, अब तो रिएक्शन इतने होके रुक जाएगा ना। मतलब पहले जो हम बोल रहे थे कि इसका 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा, भाई इसका 10 मोल लेने के बावजूद भी इसका तो 4 मोल ही बना। बाकी एक्चुअली में इसका 10 मोल लिए जरूर है, बट इसका 10 मोल यूज ही नहीं हुआ, 4 मोल ही यूज हुआ, बाकी तो बचा रह गया। क्यों बचा रह गया, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं। मतलब हमसे अब अगर पूछा जाएगा कि इसका 10 मोल लें तो इसका कितना मोल बनेगा, तो वहां पे हमें यह देखना जरूरी है कि यह कितना है। हालांकि जब एक का मोल दिया रहता है, दूसरे का मोल नहीं दिया रहता और पूछा जाता है ये कितना मोल बनेगा, तो उस केस में हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा सफिशिएंट अमाउंट में है। बट अगर दोनों का अमाउंट दिया रहे, ये 10 मोल और ये 2 मोल, तब इसका कितना मोल बनेगा, तब तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि कौन खत्म हो जाएगा, कौन बच जाएगा, या दोनों एक साथ खत्म होगा। अब जरा अभी का केस देखो। एमजीओ का जो अमाउंट बना है, कितना बना है, 4 मोल, 4 मोल बना ना। एमजीओ का अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज बताना। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 10 मोल से इसका 10 मोल बनना चाहिए था, बट इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2 मोल से इसका 4 मोल बनना चाहिए था, क्योंकि इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 2 मोल से इसका 4 मोल बनना चाहिए था। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है एक्चुअली में किसके अकॉर्डिंग बना है, O2 के अकॉर्डिंग बना है, ना कि mg के अकॉर्डिंग बना है। तो प्रोडक्ट के अमाउंट को जो लिमिट करे, प्रोडक्ट के अमाउंट जिस रिएजेंट से डिसाइड होए, उसी रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड जो रिएजेंट करे, रिएक्टेंट साइड वाला, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इस पार्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ खत्म हो। जब एक साथ खत्म होगा तो उस केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तुम किसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, सेम ही आएगा आंसर। लेकिन अगर दोनों में से एक कोई पहले खत्म होने वाला है, तो जो पहले खत्म होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीशियम भी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। जैसे एक केस देखो, मैग्नीशियम का हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, बन रहा है MgO, MgO बन रहा है। हम मैग्नीशियम का 10 मोल लिए हैं और ऑक्सीजन का भी 10 मोल लिए हैं। ध्यान देना, इसका कितना मोल लिए हैं, 10 मोल लिए हैं, और ऑक्सीजन का भी 10 मोल लिए हैं, और ये बनाना है।
अभी कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, जरा गौर करना। इसका 10 मोल, हर एक बबल 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी 10 मोल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जरा गौर करो, देखो इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बनाया। फिर से इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन किया, 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन किया और इसका फिर से 2 मोल बनाया। फिर से इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन किया और इसका 2 मोल बनाया। फिर से इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन किया और 1 मोल के साथ रिएक्शन किया और इसका 2 मोल बनाया। फिर से इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन किया और इसका 2 मोल बनाया। फिर से इसका 2 मोल, जा खत्म हो गया ये। इस बार कौन बच गया एक्स्ट्रा मैग्नीशियम ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन बच गया एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? मैग्नीशियम। जबकि यहां पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? ऑक्सीजन। तो किसका अमाउंट पहले खत्म हो रहा है? जो पहले खत्म होगा रिएक्शन में उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी से प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड होता है। समझ आया? मतलब अगर हम यहां पे पूछें कि इसका 10 मोल और इसका 2 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा, तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था। अगर कोई बता देता कि ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट तो हम बोलते अच्छा ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये पहले खत्म हो जाएगा, मतलब इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसका 2 मोल है तो इसका 2 मोल बनेगा, सॉरी इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है तो इसका 2 मोल है तो इसका 4 मोल बनेगा। इसमें अगर बोल दे कोई कि इसका 10 मोल इसका 10 मोल लेते हैं और इस केस में ये है लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है तो इसका 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बना भी है। अगर गलती से तुम सोचो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लोगे तो इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है तो इसका 10 मोल से इसका 20 मोल बनना चाहिए, जबकि बना कितना मोल है? 10 ही मोल बना है। कैसे इससे तुम प्रोडक्ट बना लोगे? इसका बहुत सारा अमाउंट तो बचा रह जाएगा क्योंकि इसको रिएक्ट करने के लिए ये है ही नहीं। समझ गए? समझ आया कुछ? अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से बबल बबल नहीं बनाएंगे, तो हम समझाने के लिए यूज किए हैं। एक सिंपल सा बात बताओ, तुम चाय बनाते हो, तुम्हारे पास 1 कप चाय बनाने के लिए 10 ग्राम चाय पत्ती का जरूरत है। 1 कप चाय बनाने के लिए 10 ग्राम चाय पत्ती का जरूरत है। तुम्हारे पास 1 केजी चाय पत्ती है, कितना कप चाय बनेगा? 10 ग्राम चाय पत्ती से 1 कप चाय बनता है, तो 1 केजी चाय पत्ती से कितना कप चाय बनेगा? तुम सोचोगे अच्छा सर 10 ग्राम से 1 कप बनता है तो 100 ग्राम से 10 कप बनेगा, तो 1000 ग्राम से 100 कप बन जाएगा। नहीं, लेकिन तुम जरा खुद सोचो कि तुम्हारे पास 1 केजी चाय पत्ती तो है, बट दूध 200 ml है या 100 ml है। तब तुम जो कैलकुलेशन कर रहे हो कि हमारे पास 10 ग्राम चाय पत्ती से 1 कप चाय बनता है और हमारे पास 1 केजी चाय पत्ती है, तो उससे 100 कप चाय बन जाएगा। दूध ही तुम्हारे पास कम है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 100 कप चाय बन जाएगा? नहीं बनेगा। मतलब चाय बनना केवल चाय पत्ती पर डिपेंड नहीं करता है, दूध पे भी डिपेंड करता है। तो चाय कितना बनेगा ये किससे डिसाइड होगा? चाय पत्ती, दूध, चीनी, इसमें कौन है जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा?
जो सबसे पहले खत्म होगा उसी के करस्पॉन्डिंग चाय कितना बनेगा ये पता चलेगा। समझ आया? ओके, तो अब बढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो ये इस केस में ये एक्सेस रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट, और इस केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट। कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर हम तुमको इसका दे देते हैं 10 मोल, 10 मोल, और इसका भी 10 मोल, बताओ इसका कितना मोल बनेगा? कई तरीका है इसको हैंडल करने का, ध्यान देना। पहला मेथड जो है, दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लो। अगर इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाए तो जरा सोचना, 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 10 मोल से कितना मोल बनेगा? 10 मोल बनेगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1 मोल से 2 मोल बनता है तो 10 मोल से कितना मोल बनेगा? 20 मोल बनेगा। 20 मोल बनेगा। जो कम बन रहा है ना वो सही है, जो ज्यादा बन रहा है वो गलत है। क्यों ज्यादा बन रहा है वो गलत है? देखो, O2 ये 10 मोल किसके अकॉर्डिंग बना था? इसके अकॉर्डिंग ना, इसके अकॉर्डिंग ये बना था, ये बना था, ठीक है। अब तुम बताओ, जब इससे बना, इसका 10 मोल से इसका 10 मोल ही बनेगा, और इसका 10 मोल बनने के बाद ये खत्म हो जाएगा, जबकि ये खत्म होगा इसका 20 मोल बनने के बाद। जरा गौर करना, जब ये 20 मोल इसका बना रहा होगा तो ये अकेले तो नहीं बना रहा होगा, ये भी यूज हो रहा होगा, और ये तो 10 मोल बनने के बाद ही खत्म हो गया है। तो आगे का 10 मोल कैसे बनेगा? नहीं बना पाएगा। ये क्या लॉजिक हुआ? सिंपल, दोनों से प्रोडक्ट बना लो और जो प्रोडक्ट कम होगा वही आंसर होगा। मतलब ये गलत है, ये सही है। ये किसके अकॉर्डिंग बना है? इसके अकॉर्डिंग बना है। इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका कितना अमाउंट बचा रह गया। अब तुम जरा समझना, इसका 10 मोल जब खत्म हुआ तो इसका 10 मोल बना, क्योंकि 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा। इसका 2 मोल के साथ इसका 1 मोल यूज होता है, तो इसका 10 मोल के साथ इसका कितना मोल यूज होगा? 5 मोल यूज होगा। तो इसका 5 मोल यूज होगा, उसके बाद 5 मोल बचा रह जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना मोल बचा रह गया रिएक्शन होने के बाद? 5 मोल। Mg का कितना मोल बचा रह गया? खत्म हो गया। और MgO का कितना मोल बना? 10 मोल बना। ठीक है। अब देखो, तरीका और भी है। जैसे देखो, सेकंड मेथड देखो, ये सब कोई मेथड वेथड नहीं है, तुम्हारा दिमाग जैसे काम कर जाए कर लो, बस बेसिक समझना है तुमको कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है और रिएक्शन बैलेंस रहना जरूरी है। देखो, अब जैसे कोई इसका 10 मोल हमने दे दिया था, पहले वाला क्वेश्चन ही लेते हैं, और इसका भी 10 मोल है। इसका कितना मोल बनेगा ये देखना है। एक तो तरीका है कि दोनों से प्रोडक्ट बना दो, जो प्रोडक्ट कम रहेगा वही आंसर होगा। दूसरा तरीका है, तुम इसमें से किसी एक को लिमिटिंग रिएजेंट मान लो, ऐसे ही मान लो, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। फिर चेक करेंगे कि हमारा अजम्पशन सही है या गलत है। अगर सही रहा तो उसी से प्रोडक्ट बना देंगे, और अगर गलत रहा तो बदल देंगे, दूसरे वाले से प्रोडक्ट बना देंगे। हम मान लिए कि ये है लिमिटिंग रिएजेंट, हम मान लिए कि ये है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार इसको मान के भी हम बताएंगे। इसको मान लिए लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचा रह जाएगा, यही ना मतलब हुआ। अब जरा सोचो, इसका 10 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा?
इसका 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता था, तो इसका 10 मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 5 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 5 मोल बचा ही रह जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नहीं खत्म हुआ और ये पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही था कि इसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट माना था, तभी तो ये खत्म हो गया और ये बचा रह गया। अब जब ये प्रूफ हो गया कि हमारा एजम्पशन सही था, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, तो 2 मोल से 2 मोल बनता है, तो 10 मोल से 10 मोल बनेगा, हो गया। अब हम इसी को दिखाते हैं उल्टा अज्यूम करके। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये 10 मोल था, ये 10 मोल था और ये भी 10 मोल था। इस बार हमें थोड़े ना पता है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, हम किसी को मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इसको मान लेते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, तो जरा गौर करो क्या होगा। इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानने का मतलब है कि ये खत्म हो जाएगा, ये रिएक्शन होएगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये बचा रह जाएगा, यही ना मतलब है अज्यूम करने का। अब ये जो हमारा अजम्पशन है इसको हम चेक करते हैं, तो इसका 10 मोल है, इसका लिमिटिंग रिएजेंट माने हैं, मतलब ये जैसे ये खत्म होगा तो ये कुछ बचा रह जाएगा। जरा गौर करना, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 10 मोल इसके 20 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये खत्म होगा। इसका 10 मोल है, ये 10 मोल जब खत्म होगा तो इसका 20 मोल रिएक्ट करने के लिए होना चाहिए, और इसका कितना मोल है? 10 मोल ही है। इसका 10 मोल के साथ इसका 20 मोल कंज्यूम होगा, जबकि इसका 10 मोल ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, और ये जब पूरा का पूरा खत्म नहीं हो पाएगा तो हम इसको मान लिए लिमिटिंग रिएजेंट। ये अजम्पशन हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। जो पूरा खत्म ही नहीं होगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे मान सकते हैं? मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? ये दोनों में जब ये नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब प्रोडक्ट हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मतलब इसका 2 मोल है तो इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 10 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 10 मोल बनेगा। ये एक तरीका हुआ। और चूंकि इसका 10 मोल से इसका 10 मोल बनेगा, इसका 10 मोल के साथ इसका 5 मोल यूज होगा, तो इसका 5 मोल बचा रह जाएगा। मतलब O2 5 मोल एक्सेस बच जाएगा, मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा और MgO का 10 मोल बचेगा। मतलब किसी वेसल 10 मोल बनेगा, मतलब किसी वेसल में अगर इसका 10 मोल और इसका 10 मोल लेते हैं इनिशियली और उसको रिएक्शन करा देते हैं, तो फाइनली इसका 10 मोल बनेगा, मिलेगा, इसका 10 मोल मिलेगा, इसका 5 मोल बचा रह जाएगा और इसका 1 भी मोल नहीं रहेगा। मतलब इनिशियली था 20 मोल और फाइनली मिलेगा 10 और 5 15 मोल। मतलब रिएक्शन होने के बाद वेसल में 15 मोल सब्सटेंस बचेगा, रिएक्शन होने के पहले वेसल में 20 मोल सब्सटेंस था। ठीक है, तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट को हैंडल करेंगे। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे और उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करेंगे। 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड। देखो, एक रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस H2 gives out NH3। ठीक है, नहीं ये नहीं, इसके पहले वाला ही पहले देख लेते हैं, उसी को एक बार और देखते हैं अलग तरह से। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड, और इसका रिएक्शन करा देते हैं O2 के साथ और बनाते हैं MgO सॉलिड, ये गैस है, बैलेंस करें तो 2Mg प्लस O2 MgO। ध्यान देना जरा, अगर हम एक ग्रिड बनाते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन,
MgO। अगर मैग्नीशियम का 1 मोल लेते हैं और ऑक्सीजन का भी 1 मोल लेते हैं तो तुम्हें बताना है MgO का कितना मोल बनेगा। अगर मैग्नीशियम का 48 ग्राम लेते हैं, ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेते हैं तो MgO का कितना ग्राम बनेगा। यहां पे कितना मोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर मैग्नीशियम का 48 ग्राम है, ऑक्सीजन का 4 मोल है तो MgO का कितना ग्राम बनेगा। नेक्स्ट है, अगर मैग्नीशियम का 48 ग्राम है, ऑक्सीजन का 44.8 लीटर है एट STP, ये STP पे है इतना, तो MgO का कितना मोल बनेगा। चलो बताओ। वीडियो पॉज करो, हम इसको सोल्व करते हैं, तुम भी सोल्व करो और उसके बाद जब तुम सोल्व कर लोगे उसके बाद वीडियो ऑन करके मैच करा लेना। सबसे पहली बात, पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर में हम क्या देते थे, इसमें से एक ही का अमाउंट देते थे और उसके अकॉर्डिंग बाकी सबका अमाउंट पूछते थे। इसका मतलब यह होता था कि इसका मोल दे दिए तो इसका 1 मोल दे दिया बाय द वे, तो इसका 1 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा ये पूछते थे और इसका कितना मोल बनेगा ये पूछते थे। ठीक है, इसका 1 मोल दे दिए तो इसका कितना मोल बने, मतलब ये हम मान के चलते थे कि इसका 1 मोल है तो इस 1 मोल के साथ ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा ये बताना होता था। या फिर केवल इसके मोल से इसका मोल निकालते थे तो हम ये मान के चलते थे कि इसका सफिशिएंट मोल है। अभी ये दोनों का मोल दिया हुआ है, दोनों में देखना पड़ेगा कि कौन है एक्सेस रिएजेंट और कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या हमने बताया था, दोनों से प्रोडक्ट बना दो, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कम बनेगा वही प्रोडक्ट सही होगा और जिसके करॉस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कम बनेगा वही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक तरीका तो ये था। अब अगर इसका 1 मोल है, मैग्नीशियम का 2 मोल से MgO का, सॉरी यहां बैलेंस नहीं किया हुआ है, मैग्नीशियम के 1 मोल से MgO का, सॉरी मैग्नीशियम के 2 मोल से, मैग्नीशियम के 2 मोल से MgO का 2 मोल बनता है, मतलब मैग्नीशियम का 1 मोल है तो MgO का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्सीजन के 1 मोल से MgO का 2 मोल बनता है तो ऑक्सीजन के 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। 1 और 2 में 1 छोटा है इसलिए 1 ही सही होगा, 2 गलत होगा। ठीक है, अब जरा समझना, 1 किसके अकॉर्डिंग बना था, इसके अकॉर्डिंग बना था, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये है लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब सवाल है ये कितना खत्म होगा, कितना बचा रह जाएगा। इसका 1 मोल खत्म हुआ है, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल से इसका आधा मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 1 मोल में से आधा मोल खत्म हो जाएगा, रिएक्ट कर लेगा और आधा मोल बचा रह जाएगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन होने के बाद MgO का 1 मोल मिलेगा, ऑक्सीजन का आधा मोल बचा रह जाएगा, Mg खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ग्राम में दिया है और यहां पे ग्राम में पूछा जा रहा है, तो ग्राम में तुम कैसे लिख पाओगे, ग्राम में भी तुम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो इसको, लेकिन अच्छा होगा क्योंकि ये जो रिलेशन हम लिखते हैं मोल्स में ही लिखते हैं, तो हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें अगर, तो ये कितना मोल है, ये है, ये 2 मोल है, क्योंकि मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, ये 48, तो 2 मोल के बराबर है। ये कितना के बराबर है, 1 मोल के बराबर है, ये है 1 मोल के बराबर, 1 मोल O2 के बराबर है। O2 का मोलर मास 32 होता है, डिवाइड कर दो, मोल्स निकल जाएगा 1 मोल। अब देखो इसका 2 मोल से इसका 2 मोल बनना चाहिए, 2 मोल बनना चाहिए, और इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बनना चाहिए, 2 मोल बनना चाहिए, तो दोनों से 2 ही मोल आ रहा है। मतलब
एक साथ दोनों का दोनों खत्म होगा, दोनों एक साथ खत्म होगा, कोई लिमिटिंग और कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं। 2 मोल इसका बनेगा। 2 मोल को अगर ग्राम में कन्वर्ट करो, 2 मोल किसका बनेगा? एमजीओ का। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 मोल एमजीओ का मास कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का 24 एमजीओ का मोलर मास क्या होगा? 24 प्लस 16 कितना हो गया? 40। मतलब 2 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, यही ना? 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, तो 2 मोल का मतलब 80 ग्राम। ये एक तरीका था, मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल निकाल लो, फिर उसको मास में कन्वर्ट कर दो, मास में पूछा जा रहा है तो। तरीका मास से भी था, मास से भी निकाला जा सकता था डायरेक्ट। कैसे निकाला जा सकता था? पिछले लेक्चर में हमने बताया था मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO, और यहां पे 2 है। हम ये लिख सकते थे कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बनाता है, इसका मतलब इसका 2 मोल का मतलब 48 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके इसका कितना ग्राम? 2 इंटू 40 ग्राम बनाता है। ये लिख सकते थे। अब बताओ, अब इस दोनों में से किसी एक को लिमिटिंग रिएजेंट मान लो, या सिंपली दोनों से प्रोडक्ट बनाओ, जिससे प्रोडक्ट कम बनेगा वही सही होगा। तो 48 ग्राम से 80 ग्राम बनता है, और यहां पे क्या था? 48 ग्राम था, और इधर 32 ग्राम था कोइंसिडेंटली। तो 48 ग्राम से भी 80 ग्राम बनता है, 32 ग्राम से भी 80 ग्राम बनता है, तो दोनों से 80 ग्राम ही बनता है, मतलब दोनों एक साथ खत्म होगा और इसका 80 ग्राम बन जाएगा। तो 80 ग्राम, इसलिए मास में भी तुम रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते 2 ग्राम 1 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 2 ग्राम बनेगा। मास में रिलेशन लिखेंगे तो ये वाला रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये ग्राम में दिया है, ये मोल्स में दिया है, और ये ग्राम में पूछा है। तो या तो इसको तुम ग्राम में कर लो या इसको तुम मोल्स में कर लो। अगर इसको मोल्स में करोगे तो ये आ जाएगा 2 मोल। अब इसके 2 मोल से इसका बनता है 2 मोल, और इसके 4 मोल से इसका बनता है 8 मोल। जो कम होगा वही आंसर होगा, 2 मोल आंसर होगा। 2 मोल को अगर ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 मोल का मास होता है 40, 2 मोल का हो गया 80 ग्राम। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ये 2 मोल बना था, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये कुछ बचेगा, कितना बचेगा? इसका 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल ही था तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, मतलब इसका 3 मोल बचा रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो जरा देखो, कुछ ना समझ में आया ना तो सबको मोल में कन्वर्ट करके करो तो ज्यादा आसान तुमको लगेगा। हालांकि कैसे भी हम रिलेशन लिख सकते हैं। देखो, इसका 48 ग्राम है, इसका 48 ग्राम का मतलब कितना मोल? 2 मोल। मोलर मास से डिवाइड कर दो ना 24 से, तो 2 मोल आ जाएगा। 44.8 लीटर एट एसटीपी। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये 44.8 लीटर है, मतलब कितना मोल है? 2 मोल है, मतलब ये है 2 मोल। अब इसका 2 मोल और इसका भी 2 मोल। अब इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, बट इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बनता है। कौन सही है? नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। मतलब फिर से इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है वो सही है। मतलब ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ एक्सेस रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो खत्म हो जाता है, एक्सेस रिएजेंट बचा रहता। कितना बचा रहेगा? इसका 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। इसका 2 मोल था तो इसका 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 मोल बचेगा, मतलब इसको लिखो 1 मोल। या तो 1 मोल लिखो या इसी को लिख सकते हो क्या? 22.4 लीटर एट एसटीपी, लीटर एट एसटीपी, मतलब 44.8 लीटर एसटीपी पे था, जो अब बचेगा 5.4 लीटर एसटीपी पे बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा और इसका 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये था लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। इसके बाद अब रिएक्शन को बदलते हैं। हालांकि जितना भी वेरिएशन हो सकता था, जितना भी
वेरिएशन हो सकता था वो हमने कवर कर लिया। फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो फटाफट इसको लिखो, हम इसको मिटाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में मोलरिटी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी मोलरिटी हम बताए नहीं है इसलिए हम उस टाइप का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। हम 3 ग्रिड बनाते हैं। देखो एक ग्रिड बनाते हैं, एक में लिखते हैं H2, एक में लिखते हैं N2 और एक में लिखते हैं NH3। तुम जानते हो H2 N2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बनाता है। H2 का हम लेते हैं 10 मोल, 10 मोल। N2 का भी लेते हैं 10 मोल। तुम्हें बताना है NH3 का कितना मोल बचेगा, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, कौन होगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल बचेगा। इसका लेते हैं 10 ग्राम, इसका भी लेते हैं 10 ग्राम और इसका कितना मोल बनेगा ये निकालना है, यहां कितना ग्राम बनेगा ये निकालना है। इसका लेते हैं 10 मोल बट इसका लेते हैं 10 ग्राम। तुम बताओ इसका कितना ग्राम बनेगा। इसका लेते हैं 10 ग्राम, इसका लेते हैं 10 मोल। तुम बताओ इसका कितना मोल बनेगा। इसका लेते हैं 1 लीटर एट एसटीपी, एसटीपी पे है भाई, एसटीपी पे। इसका लेते हैं 1 लीटर, ये भी एसटीपी पे। इसका कितना लीटर बनेगा, ये भी एसटीपी पे, सब एसटीपी पे है। ये भी एसटीपी पे और ये भी एसटीपी पे। इसका लेते हैं 10 लीटर, इसका लेते हैं 10 ग्राम और इसका पूछते हैं कितना मोल बनेगा। यहां पे जो भी वॉल्यूम लिया गया है सब एसटीपी पे लिया गया है, ये बताना है तुमको। सिंपल है। रिएक्शन कौन होगा, H2N2 के साथ रिएक्शन करके NH3 बनता है। किस रिएक्शन के तहत, 3H2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। यही बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब देखो अगर 10 मोल H2 है तो NH3 का कितना मोल बनेगा। देखो इसका 3 मोल है तो इसका 2 मोल बनता है। इसका 10 मोल रहेगा तो इसका 2/3 इंटू 10 मोल बनेगा, मतलब 2/3 इंटू 10 मोल इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग 1 मोल से 2 मोल बनता है तो 10 मोल से इसका 20 मोल बनेगा, 20 मोल बनेगा, 20 मोल। कौन ज्यादा है कौन कम है, नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, मतलब ये गलत है। जो कम है वही सही है। कम इसके अकॉर्डिंग बना था, मतलब ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ये पहले खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक्सेस रिएजेंट कौन है, ये जो दूसरा बचा, बट इसका कितना अमाउंट बचा रह जाएगा। देखो इसका 3 मोल के साथ इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, तो इसके 10 मोल के साथ, सॉरी इसका 3 मोल के साथ इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, तो इसका 1 मोल के साथ इसका 1/3 मोल कंज्यूम होगा। तो इसका 10 मोल के साथ इसका 1/3 इंटू 10 मोल कंज्यूम होगा, मतलब 10 माइनस 1/3 इंटू 10।
इतना मोल ये खत्म हो जाएगा और इतना मोल N2 का बचा रह जाएगा एक्सेस में। ठीक है, बढ़ते हैं नीचे। इसमें इसका 10 ग्राम इसके 10 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसका कितना ग्राम बनाएगा। तो अगर मास में तुम चाहो तो मोल्स में कन्वर्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो या मास में भी लिख सकते हो। मास में लिखोगे तो तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, 3 मोल का मतलब इसका हुआ 6 ग्राम। 6 ग्राम इसका 1 मोल का मतलब हुआ 28 ग्राम। इसका 2 मोल का मतलब हुआ NH3 का होता है 17 और ये हो गया 34 ग्राम। मतलब इसका 6 मोल इसका 6 ग्राम इसका 28 ग्राम के साथ रिएक्शन करके इसका 34 ग्राम बनाता है। ठीक है, तो चूंकि मास में दिया है तो बताओ 6 ग्राम से 34 ग्राम बनता है तो 1 ग्राम से 34/6 ग्राम बनेगा। 34/6 ग्राम बनेगा। 34/6 ग्राम बनेगा। 10 ग्राम है तो 34/6 गुने 10 इतना ग्राम बनेगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये देखो 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है तो 1 ग्राम से बनेगा इसका 34/28। 34/28 इंटू 10 इसका 10 ग्राम है इसलिए। तो ये बना इसके अकॉर्डिंग, ये बना इसके अकॉर्डिंग। कौन बड़ा है कौन छोटा है? ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। देखो नीचे 6 से डिवाइड किया गया है ना, यहाँ नीचे 28 से डिवाइड किया तो ये छोटा है। छोटा वाला सही होता है, बड़ा वाला गलत होता है। तो ये गलत हो गया, ये सही है। इस केस में इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना वो सही है, मतलब ये है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये है एक्सेस रिएजेंट जो बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे? इसका देखो, इसका 6 ग्राम से इसका कितना ग्राम बनता है? 34 ग्राम बनता है। अच्छा एक मिनट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, इसका कितना ग्राम बचा रह जाएगा? देखो इस दोनों के बीच रिलेशन देखो, इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम को कंज्यूम करता है तो इसका 1 ग्राम इसका 6/28 ग्राम को कंज्यूम करेगा। तो इसका 10 ग्राम इसका 6/28 इंटू 10 ग्राम को कंज्यूम करेगा। 6/28 इंटू 10 इतना ग्राम कंज्यूम हो जाएगा। कितना में से? 10 ग्राम में से। तो इतना बचा रह जाएगा, इतना ग्राम H2 बचा रह जाएगा। इसी तरह से अगर आगे बात करें तो इसका 10 मोल है, इसका 10 ग्राम है, तो तुम कर सकते हो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा? मोल में कन्वर्ट कर लो तो 10/28 इतना मोल। अब बताओ ये दोनों में कौन पहले खत्म होगा? इसका 3 मोल के साथ इसका 2 मोल बनता है तो इसका 10 मोल के साथ इसका कितना मोल बनेगा? 3 मोल के साथ इसका 2 मोल तो 1 मोल के साथ 2/3 तो 10 मोल के साथ 2/3 इंटू 10 मोल इतना मोल बनेगा। ये मोल में है। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें 10/28 मोल है ना, इसका 1 मोल के साथ इसका 2 मोल बनता है तो इसका 10/28 मोल के साथ इसका कितना मोल बनेगा? 10/28 इंटू 2 इतना मोल बनेगा। ये दोनों में बड़ा कौन है? हाँ, ये दोनों में बड़ा कौन है? बताओ कौन ज्यादा बना है? तो इस दोनों में बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो जो छोटा होता है वही प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। और ये क्या चीज में है? मोल में है। ग्राम में पूछा जा रहा है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना? 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना ग्राम बन गया NH3। अब इसमें खत्म कौन हुआ है? ये नीचे वाला बना था ना, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये खत्म हो गया है और ये कुछ बच गया होगा। तो ये कितना बचा होगा? सोचो, इसका H2 और N2 देखो, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। इसका कितना मोल था? 10/28 मोल था तो इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 10/28 इंटू 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। और टोटल मोल था कितना? 10 मोल था तो 10 में से इतना घट जाएगा, ये बच जाएगा, इतना मोल
इतना मोल बच जाएगा 10 मोल में से, है ना। सिमिलरली अगर आगे बढ़ें तो इसका 10 ग्राम है, इसका 10 मोल, और इसका मोल पूछा जा रहा है, तो इसको मोल में अगर कन्वर्ट करें तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 मोल, 5 मोल हो जाएगा। अब जरा गौर करना, इसका 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल से इसका 2/3, इसका 5 मोल से इसका 2/3 इंटू 5, तो यहां पे लिख देते हैं 2/3 इंटू 5, इतना मोल बनेगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 10 मोल से इसका 20 मोल बनेगा। बहुत ज्यादा हो गया 20 मोल, मतलब ये नहीं बनेगा, कम वाला ही बनेगा, इतना मोल बनेगा। मतलब ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा खत्म। इसका कितना अमाउंट बचेगा, इसका देखो 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसके 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसका 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका कितना मोल है हमारे पास, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसका 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका कितना मोल है हमारे पास, 5 मोल है, तो 1/3 इंटू 5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब टोटल 10 मोल था, जिसमें से इतना मोल रिएक्ट कर गया, इतना मोल बच जाएगा। एक्सेस रिएजेंट ये था, इसका इतना मोल बच जाएगा। मतलब ओवरऑल वेसल में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा इतना मोल और ये रहेगा इतना मोल, ठीक है। सिमिलरली इधर चले, इसका 1 लीटर, इसके 1 लीटर और इसका कितना लीटर बनेगा, तो जरा देखो इस दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दें, तो इसका 3 लीटर से इसका 2 लीटर बनता है, वॉल्यूम में तो रिलेशन लगा ही सकते हैं। इसका 3 लीटर से इसका 2 लीटर बनता है, तो इसका 1 लीटर से इसका 2/3 लीटर बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 2/3 लीटर बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसके 1 लीटर से इसका 2 लीटर बनता है, तो 1 लीटर है तो इसका 2 लीटर बनेगा। कौन कम है, ये कम है इसलिए ये ज्यादा और ये गलत हो गया, तो इतना लीटर बनेगा, ठीक है। यहां पे देखो ये लीटर है, ग्राम है, मोल में पूछा जा रहा है, तो सबको मोल में तुम कन्वर्ट कर दो, आसान होगा, हालांकि कैसे भी किया जा सकता है। 10 लीटर को अगर मोल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10/22.4 मोल, ठीक है। 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें तो इसके मोलर मास से डिवाइड करें, N2 का मोलर मास 28 होता है, तो 10/28 मोल। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग अगर इसका वैल्यू निकालें मोल का, 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 1 मोल से 2/3 मोल बनेगा, तो 2/3 इंटू इतना मोल है, तो 10/22.4 इतना मोल बनेगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो इसका इतना मोल है, तो बन जाएगा इसका 10/28 इंटू 2, इतना मोल बनेगा। ये दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ऊपर में तो 20 है, ऊपर में तो 20 है, नीचे 28 है, और ये बड़ा नंबर है, मतलब ये छोटा है, मतलब ऊपर वाला ही सही है, नीचे वाला क्या है, गलत है। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला इसके अकॉर्डिंग आया था, मतलब ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचा रहेगा। बट ये कितना बचा रहेगा, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका 10/22.4 मोल इसके 10/22.4 इंटू 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इसका मोल बचा रहेगा 10/28 है, जिसमें से खत्म होगा 10/22.4 इंटू 1/3, इतना मोल इसका बचा रहेगा। 10/28 मोल में से इतना मोल बचा रहेगा। कैसे, इसका देखो ना, इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसका 1/3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका है हमारे पास इतना मोल, तो दिस इंटू 1/3 मोल के साथ इतना मोल कंज्यूम होगा N2 का टोटल मोल 10/28 था, तो इतना मोल था, इतना कंज्यूम हो गया, तो इतना मोल बच गया। तो ये था ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। टाइम देख लेते हैं भाई, टाइम बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें तुम्हें मोल्स में दिया रह सकता है, मास मोल्स में दिया रह सकता है, ग्राम में दिया रह सकता है,
वॉल्यूम में दिया रह सकता है, पूछा भी तीनों में से किसी में जा सकता है। हर पॉसिबिलिटी हमने यहां पे कवर किया है। बट एक छोटा सा रिएक्शन और देखते हैं, बस छोटा सा, बड़ा नहीं है कुछ। इसको हटा रहे हैं। एक रिएक्शन लिखते हैं हम, KMnO4 प्लस Ki 6Ki और यहाँ 2KMnO4 प्लस 4H2O। ऑलरेडी हम बैलेंस करके लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बैलेंस करके नहीं दिया रहेगा तो तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8KOH प्लस बस हो गया 8KOH। एनसीईआरटी का रिएक्शन है ये। देखो, अगर तुम्हें बोले कोई कि इसका 10 मोल ले लिए हैं, 10 मोल KMnO4 का और Ki का भी 10 मोल, बताओ I2 का कितना मोल बनेगा? मोल ऑफ I2 क्या करोगे? दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दोगे, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कम बनेगा वहीं सही होगा। 2 मोल से इसका 3 मोल बनता है तो 10 मोल से इसका 2 मोल से इसका 3 मोल बनता है तो 1 मोल से 3/2 मोल बनेगा। तो 10 मोल से 3/2 इंटू 10 मोल बनेगा। इसका 6 मोल से इसका 3 मोल बनता है तो इसका 1 मोल से इसका 3/6 मोल बनेगा। तो इसका 10 मोल से इसका 3/6 इंटू 10 मोल बनेगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ? ऊपर वाला बड़ा या नीचे वाला बड़ा, या ऊपर वाला छोटा या नीचे वाला छोटा? बताओ। ये नीचे 6 है, इसको 6 कर लो तो नीचे 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 कर लो, नीचे 6 नीचे 6, ऊपर 9 इंटू 10, 3 इंटू 10, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब ये हो गया तुम्हारा गलत और ये इतना मोल हो गया ये सही। ठीक है, ये दोनों का मोल्स देके इसका मोल्स पूछा जा सकता है, ये दोनों का मास देके इसका मास पूछा जा सकता है, इसका मोल्स इसका मास देके इसका मोल्स पूछा जा सकता है, इसका मास इसका मोल्स देके इसका मोल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो। अगर तुम्हारे पास NaOH है एंड HCl है, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl और वाटर बनता है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसका 50 मोल देते हो और इसका 25 मोल देते हो, तो बताओ इसका मोल, नमक का मोल कितना बनेगा? सिंपल, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो 50 मोल है तो इसका 50 मोल बनेगा, 50 मोल बनेगा। बट इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका 25 मोल से इसका 25 मोल बनेगा। ये दोनों में कम कौन है? नीचे वाला कम है, मतलब यही बनेगा। ये गलत है, नीचे वाला कम है, ये वही बनेगा, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये पूरा खत्म नहीं होगा, बचा रह जाएगा। कितना बचेगा? इसका 25 मोल खत्म हुआ है तो इसके 25 मोल के साथ इसका 25 मोल खत्म होगा, तो इसका कितना मोल बचा रह जाएगा? 50 माइनस 25 मोल बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लिमिटिंग रिएजेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक एंड नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।